जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 10 पूर्ण प्रश्न हिंदी का करने वाले हैं, जो कि 4 फरवरी यानी कल के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। जैसे कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है कि आत्मकथा लेखक को अपने आत्मकथा में अपने जीवन की सारी खूबियाँ और खामियाँ, जीवन के सुख दुख तथा अन्य कथाओं का उल्लेख करना होता है। उसमें लेखक को उसकी भी पोल खोलनी पड़ती है। इसीलिए कवि क्या है, आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। साधारण शब्द में मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी व्यक्ति जब अपनी जीवनी लिखता है, जब कोई भी व्यक्ति अपनी जीवनी लिखना शुरू करता है और जब उसे फिर से दोबारा पढ़ता है, तो इससे क्या होता है, व्यक्ति को सुख के अपेक्षा दुख ज़्यादा होता है। क्योंकि बीते हुए घाव जो होता है व्यक्ति को पूरी तरह से पूरी तरह से प्रभावित करता है। तो इसीलिए कवि जो है सो आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा जो यहाँ से प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है। तो कवि के अनुसार फसल पानी, मिट्टी, धूप, हवा और मानव श्रम से बनी वस्तु है। इसमें सभी नदियों के पानी का अंश मिला रहता है। सभी प्रकार की मिट्टियों का गुणधर्म उसमें मिश्रित होता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वो है संगतकार के माध्यम से कवि किस व्यक्ति की ओर संकेत करना चाहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, संगतकार के माध्यम से कवि विभिन्न कार्यों में लगे सहायकों की ओर संकेत करना चाह रहा है। इनके प्रयास अनदेखे भले ही रह जाते हैं, किसी कार्य की सफलता में इनका बड़ा योगदान होता है। कलाकारिता अथवा दूसरे कार्यों में जुटे लोगों को चाहिए कि वह अपने प्रधान का हर प्रकार से सहयोग करे। अर्थात संगतकार के माध्यम से कभी उस व्यक्ति की ओर संकेत करना चाहता है जो अपनी सुर ताल में लड़खड़ाते हैं, तो उसे सब बैकअप के तौर पर सपोर्ट करना चाहिए। तो ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा माता के आंचल में कह रहा है कि माता पिता अपने बच्चों के प्रति जो वात्सल व्यक्त किया उसे अपने शब्दों में लिखे। तो कहता है कि इस पाठ में माता पिता के वात्सल का बड़ी ही सजीव चित्रण हुआ है। लड़के तथा जब थोड़ा चलने फिरने लायक हो जाते हैं तो वे पिता के साथ अधिक रहने लगते हैं। इस पाठ में भोलानाथ अपने पिता के साथ ही खाता पीता और सोता था। वह पिताजी के साथ ही स्नान करता था और उनका पूजा के समय भी वह उनके ही साथ बैठता था। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते हैं। तो मनोविज्ञान कहता है कि बच्चे अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते हैं और उसके साथ खेलने की चाह करने लगते हैं। वह अपने साथियों की हुल्लड़बाजी, शरारतें और मस्ती को देखकर अपनी मग्नावस्था में सभी को भूल जाता है। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि प्रकृति के उन अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसे अनुभूति होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकृति के अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आदिम युग की कोई अभिशप्त राजकुमारी है। बहती जलधारा में पैर डूबने से उसकी आत्मा अंदर तक भीग कर उसे सत्य और सौंदर्य का अनुभव करने लगी थी। तो ये भी प्रश्न एक अच्छा प्रश्न होने वाला है। अगला प्रश्न है कि गटोंग को मेहनतकश का बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, गटोंग को के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। वे अपने आजीविका के लिए कठिन से कठिन काम करने में हिचकिचाते नहीं हैं। उनके कार्यों में काफ़ी खतरे का भय बना रहता है, फिर भी वे लोग काम में लगे रहते हैं। इसलिए वह शहर मेहनतकश बादशाहों का कहलाता है। इसके अलावा वहाँ के स्कूली बच्चे जब अपने घर आते हैं तो माता पिता के कार्यों में हाथ बढ़ाते हैं। अतः इन सब कारणों से गटोंग को मेहनतकश का बादशाहों का शहर कहा जाता है। नेताजी का चश्मा पाठ से जो आप लोग का प्रश्न पूछे जाएंगे वो पान वाला का रेखाचित्र प्रस्तुत करें। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा एक और प्रश्न है जो हम यहाँ पे लेके आए हैं, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चश्मा वाला सेनानी ना होते हुए भी परम देशभक्त था। वह बूढ़ा सा गरीब मरियाल फेरी लगाकर चश्मा बेचने वाला था। वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखना नहीं चाहता था। वह अपनी ओर से नेताजी को कोई ना कोई चश्मा अवश्य लगाता रहता था। उसकी इसी भावना को देखकर उसे लोग नेताजी का साथी समझते थे, अतः लोग उसे कैप्टन कहते थे। तो दूसरा जो नेक्स्ट चैप्टर है इम्पोर्टेंट यहाँ से, बालगोविंद भगत से जो आप लोग का प्रश्न पूछे जाते हैं कि भगत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो आप सभी को पता है कि भगत की पतो भगत की सेवा में रहना चाहती थी। वह जानते थे कि वृद्धावस्था में यानी कि बुढ़ापे में उनका एकाकी जीवन बड़ा ही कष्टदार होगा। क्योंकि बालगोविंद भगत के एक ही बेटे थे, सुस्त शाह बोदा शाह, जिनका देहांत हो चुका था। और उसके देहांत के बाद उसके बालगोविंद भगत नहीं चाहते थे कि उसके बहू जो है सो जीवन भर इस तरह से रहे। इसीलिए वह अपने उसके भाई को बुलवा कर उसका दूसरा विवाह करने के लिए उसे मायके भेजने को कहता, जाने को कहता है। जिसके कारण से उसकी बहू कहती है कि जब हम अपने मायके चले जाएंगे तो आपको एक लोटा पानी कौन देगा, आपका ख्याल कौन रखेगा। इन सब कारणों से ही वह
उनके दुख के शोक में काम आना चाहते थे। उसे चिंता थी कि बीमार पड़ने पर उनकी सेवा कोई नहीं करने वाला रहेगा। अतः इन्हीं कारणों से भगत की पुत्रवधू उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। अगला प्रश्न है कि भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। तो आप सभी को पता है कि भगत जी अपने स्वभाव को बिल्कुल ही खरे और सच्चे थे। वे सांसारिक मोह माया से दूर कबीर के भजन में लीन रहते थे। कार्तिक महीना शुरू होते ही भगत की प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी। प्रातःकाल अंधेरे ही स्नान करने के लिए निकल जाते थे और उसके बाद पोखरे पर बैठकर भक्ति गीत में लीन हो जाता था। उनका दैनिक नियम, प्रत्येक दिन का नियम था, वो लंबी दूरी तय करके प्रत्येक दिन स्नान करने जाते थे, चाहे ठंड का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो। तो भगत जी का दिनचर्या का अचरज का कारण ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो इस बार भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा जो काव्यांश पूछे जाएंगे, हमारे हरे हरे के लकड़ी अथवा फसल क्या है, फसल हाथों की गरिमा है, अन्यथा बादल घर जो घन घन घोर, ये जो काव्यांश तीनों में से एक होने वाला है। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो इम्पोर्टेंट होने वाला है वो है, नवाब साहब खीर की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। यानी कि नवाब साहब ने बड़े यत्न से खीर को काटा और फिर सूंघ कर उसे खिड़की से बाहर कर दिए। तो आप सभी को पता है, एक नवाब को अपनी नवाबी दिखाने का बड़ा ही शौक रहता है, जिसके कारण से वो क्या करता है, नमक अच्छी तरह से खीर को धोता है, बारीकी से उसे अच्छे से काटता है और फिर नमक मिर्च बुरक कर उसे सूंघ कर नाकों से खिड़की के बाहर फेंक देता है। और ऐसा वह दिखावा करने के लिए, लेखक को दिखाने के लिए करता है। तो लखनवी नवाबों की सारी ज़िंदगी नज़ाकत में दिखावे ही बीत जाती है। वे सुबह से शाम तक नवाबी शान में डूबे रहते हैं। वे अपने नखरे भरे जीवन में अपनी वास्तविकता को भूल बैठते हैं। फलस्वरूप उनका आर्थिक जीवन गर्त में चला जाता है। वे कुछ करना नहीं चाहते, वे केवल कपोल भावनाओं को जीते हैं। तो ये क्या भ्रम में जीवन में पड़ने वाले जीवन कहलाता है। अगला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट होने वाला है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। एक टॉप क्लास का क्वेश्चन बनने वाला है। तो डुमराव भारत रत्न की उपाधि प्राप्त शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है। इसके साथ ही यहाँ सोट नदी के किनारे नरकट के पौधे मिलते हैं, जिसकी रीड का उपयोग शहनाई बजाने के लिए किया जाता है। अतः इन्हीं कारणों से शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। इसके अलावा यहाँ से जो आप लोग का इम्पोर्टेंट एक और प्रश्न होने वाला है वो है, काशी में हो रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को क्यों व्यतीत करते थे। तो पूरा आज जो काशी है वो पहले जैसा काशी नहीं रहा है। आज के काशी में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। वहाँ के जो सड़कों पर जो घी की कचौड़ियाँ वगैरह जो मिलते थे, वो अब उसमें परिवर्तन हो चुका है। लोग मिलावटी दुनिया में जीने लगे हैं, मिलावटी वस्तु का उपयोग ज़्यादा होने लगा है, जिससे जिससे लेखक को मन जो है पूरी तरह से विचलित हो जाता है। यानी कि बिस्मिल्लाह खां पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। तो एक अच्छा प्रश्न ये भी होने वाला है। इसके अलावा झारखंड पर्यटन स्थल आप लोग का निबंध, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में आप लोग को पूछा जा सकता है। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण, अन्यथा भारतीय किसान, या फिर समय का महत्व। तो ये आप लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जुड़ेंगे बहुत जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।